पाकिस्तान का खुद का इतिहास नहीं है जी। आज अगर उनके इतिहास में गजनी या गौरी पढ़ाए जाते हैं तो वो अफगानिस्तान के हैं। नादिर शाह ईरान का निवासी है। तो पाकिस्तान का खुद का इतिहास कहाँ है? पाकिस्तान चाहे या ना चाहे उसका बंधन भारत के साथ जुड़ा है। हम कहते हैं पाकिस्तान की भाषा उर्दू है, नहीं, पाकिस्तान का बोलने वाले लोग पंजाबी हैं, पंजाबी कल्चर है, सिंध में सिंध बोली जाती है, बलूचिस्तान में बलूची, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में पश्तो बोली जाती है। तो उनका जो बंधन है वो भारत से इतना मजबूत है कि वो चाहे कि भी काट नहीं सकते। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या मोहम्मद गौरी, गजनबी, तैमूर लंग, बाबर, नादिर शाह के अपने साथ करोड़ों लोगों को, मुसलमानों को लेकर भारत में आके बसाया था? बिल्कुल। जो हुआ वो यहीं पर धर्मांतरण हुआ। जी तो जी। वो हम और पाकिस्तान कोई अलग अलग नहीं है, केवल धार्मिक मतभेद है हमारे बीच में। सांस्कृतिक रूप से हम एक ही मिट्टी में पले बड़े हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं, एक ही नदी का पानी पीते हैं और एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। की जा सकती है अगर हम डीएनए की बात करें, अगर हम जीनोम थ्योरी की बात करें जी, जो क्रेग बेंटर और उनकी टीम ने दी हुई थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि हम सबके जो डीएनए वो 97% एक जैसे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि जो आप मूल निवासी का चर्चा भारत में होती है कि जो जनजाति हैं, वनवासी हैं या आर्य बनाम द्रविड़ की बात की जाती, हम सबका डीएनए एक ही तो है जी। फिर ये मूल निवासी का मुद्दा क्यों? श्रोताओं नमस्कार, मैं गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री दीपक द्विवेदी जी। नमस्कार गिरीश जी, बहुत बहुत आभार आपका जो आपने अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित किया और इसके लिए साधुवाद आपको। और आपने जो विषय चुना है वो विषय बड़ा रोचक विषय है, साथ ही हमारी अपनी जड़ों की पहचान का विषय है कि हमारी जड़ें क्या हैं, हमारे पूर्वज कौन हैं। और एक मामला जो चल रहा है मूल निवासी, जो विषय आपने उठाया है कि मूल निवासी कौन है भारत के, तो अगर हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने मूल निवासी उन सभी को मान लिया है जो आजादी के बाद से भारत में रह रहे हैं। जी, ये एक विधिक बात है। इसके लिए इंटरनेशनल वर्क ग्रुप फॉर इंडिजिनस अफेयर्स का एक ग्रुप बना हुआ है जी। उस समूह पर हस्ताक्षर करते समय भारत सरकार ने कहा कि जो भी आजादी के बाद रह रहे हैं वो सब मूल निवासी हैं। फिर भी यदा कदा ये स्वर उठते रहते हैं कि वास्तव में मूल निवासी है कौन, और ये उठना भी स्वाभाविक है और इसका पटाक्षेप होना भी स्वाभाविक है कि वास्तव में ये जो चर्चाएं हैं, ये चर्चा कहीं भारत की एकता अखंडता के तोड़ने वाली ना हो। जी हाँ। राष्ट्रवाद जो पुष्ट होता दिखाई दे रहा है, बड़ा बटवृक्ष का रूप लेता दिखाई दे रहा है, उस पर वो ग्रहण न लगाए। इसलिए आवश्यकता है कि इन बातों का अंत होना बहुत जरूरी है। हमारे हमसाए राष्ट्र पाकिस्तान के कुछ वीडियो में देख रहा था, वो सलमान रशीद नाम के एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं। उनके वक्तव्यों को सुनकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में पहचान का संकट अब जोर पकड़ने लगा है। संकट तो पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही प्रारंभ हो गया। अगर जी। हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का कोई खुद का इतिहास नहीं है। जी। आज अगर उनके इतिहास में गजनी या गौरी पढ़ाए जाते हैं तो वो अफगानिस्तान के हैं। नादिर शाह ईरान का निवासी है। तो पाकिस्तान का खुद का इतिहास कहाँ है? पाकिस्तान चाहे या ना चाहे उसका बंधन भारत के साथ जुड़ा है। हम कहते हैं पाकिस्तान की भाषा उर्दू है, नहीं, पाकिस्तान का बोलने वाले लोग पंजाबी हैं, पंजाबी कल्चर है, सिंध में सिंध बोली जाती है, बलूचिस्तान में बलूची, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में पश्तो बोली जाती है। तो उनका जो बंधन है वो भारत से इतना मजबूत है कि वो चाहे कि भी काट नहीं सकते। हाँ, दूसरी बात देखें कि अगर हम बोलते हैं कि वो मुस्लिम है तो एक प्रश्न उठता है कि क्या मोहम्मद गौरी, गजनबी, तैमूर लंग, बाबर, नादिर शाह के अपने साथ करोड़ों लोगों को, मुसलमानों को लेकर भारत में आके बसाया था? बिल्कुल।
जो हुआ वो यहीं पर धर्मांतरण हुआ। जी जी। तो वो हम और पाकिस्तान कोई अलग अलग नहीं है, केवल धार्मिक मतभेद है हमारे बीच में। सांस्कृतिक रूप से हम एक ही मिट्टी में पले बड़े हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं, एक ही नदी का पानी पीते हैं और एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। अंतर जो आया है वो कहीं ना कहीं धार्मिक मतभेद में आया है। उनको अगर वो भुला दें तो उनकी जड़ें भी भारत में मिल जाएंगी। सलमान रशीद जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि जो हम हैं वो हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि आदरणीय संघ प्रमुख जी ने एक बार कहा था कि सारा डीएनए भारत का ही है। ये अगर हम डीएनए की बात करें, अगर हम जीनोम थ्योरी की बात करें जी, जो क्रेग बेंटर और उनकी टीम ने दी हुई थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि हम सबके जो डीएनए वो 97% एक जैसे हैं। हमें कोई भेद नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि जो मूल निवासी का चर्चा भारत में होती है कि जो जनजाति हैं, वनवासी हैं या आर्य बनाम द्रविड़ की बात की जाती, हम सबका डीएनए एक ही तो है जी। फिर ये मूल निवासी का मुद्दा क्यों? ये कुछ जी हाँ, ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद की देन है मूल निवासी। और अगर हम मूल निवासी की बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ, अमेरिका में हुआ, जिस तरह उन लोगों की बड़े पैमाने पर हत्याएं की गई, और कोलंबस जब वहां पहुंचा तो बड़े पैमाने पर हत्या की, उसको लेकर हम जनजाति विश्व जनजाति दिवस मनाते हैं। भारत में स्थिति अलग है जी। भारत में जनजातियां जो हैं वो वनों में निवास करती थी और जनजातियां कहते हैं प्राचीन काल से है। ठक्कर बापा ने उसके लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया है। यद्यपि अगर आप संविधान सभा की बहस सुनेंगे या के मुंशी की बात करेंगे तो उन्होंने इस शब्द को कहीं से वरीयता नहीं दी। स्वयं डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा नहीं, इसलिए उन्होंने संविधान में आदिवासी की जगह जनजाति शब्द का प्रयोग किया। जी हाँ, जी हाँ। और प्रश्न उठता है कि अगर हम जनजातियों को ही मूल निवासी मानते हैं, जैसे कुछ लोग का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूल निवासी हैं, जी, चलिए मान लिया जाए कि मूल निवासी है, जी हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता तो नगरीय सभ्यता थी। हाँ बिल्कुल, उन्नत सभ्यता थी, बिल्कुल, जिसका व्यापार मेसोपोटामिया से चलता था। जी हाँ, जिसका व्यापार मिस्र से चलता था। बिल्कुल। तो फिर जनजातियां इतनी पिछड़ी क्यों है अगर वो सिंधु घाटी सभ्यता की है तो? हाँ। और दूसरा, अगर हम मान लेते कि चलो जनजातियां हैं, तो कौन सी जनजाति को आप कहेंगे? खासी को कहेंगे, जैंतिया को कहेंगे, गौड़ को कहेंगे, भील को कहेंगे, किसको कह रहे हैं आप मूल निवासी? सबकी भाषा परिवार अलग है, सबकी सांस्कृतिक अलग है। अहोम तो खुद म्यांमार से आई हुई जनजाति है जी। तो अगर हम भारत में गद्दी जनजाति हिमाचल की बात करें, कश्मीर की बकरवाल की बात करें, सिक्किम में लेपचा की बात करें जी, तो अगर इन जनजातियों, रंपा की बात कर ले आंध्र प्रदेश में, तो अगर हम इन जनजातियों की बात करते हैं, सबके रीति रिवाज परंपराएं कुछ अलग अलग है। जी हाँ, पूजा पद्धति अलग अलग है, भाषाई परिवार अलग अलग है। तो फिर किस जनजाति को मूल निवासी मानना चाहते हैं? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है इस विषय पर। इसके पीछे कोई उद्देश्य हो सकता है जिसका श्रोताओं के सामने खुलासा करना जरूरी है, लेकिन उसके पहले ये कॉफी आ गई है, आप कॉफी भी लीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। जी हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि अगर मान लिया जाए कि आर्य विदेशी है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, और कहते क्या है, मैक्स मूलर की बात कहते हैं। जी जी। अगर आपने वीएस नैपाल को सुना होगा, उनकी बुक है इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन। उसमें कहते हैं कि भारत का दुर्भाग्य है कि वहां का इतिहास विदेशियों द्वारा लिखा गया है। जी हाँ। कुछ तो ऐसे इतिहासकार हैं औपनिवेशिक जो कभी भारत आए नहीं और भारत का इतिहास लिख दिया। और हम उस अंग्रेजी मानसिकता, औपनिवेशिक मानसिकता से अभी भी इतने घिरे हुए हैं कि हम उन्हीं बातों को सत्य मानते हैं। जी जी। ना कि अपने इतिहास की। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता 1750 बीसी में नष्ट हुई। हाँ। और जो लोग दावा करते हैं, मैं तो नहीं मानता कि आर्य बाहर से आए। जो दावा कर रहे हैं वो कह रहे आर्य भारत में 1500 बीसी में आए। 1750 में सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट होती है और 1500 में आर्य आते हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के 250 साल बाद आर्य आए। हाँ। तो वो कैसे नष्ट कर सकते हैं? ये तो गंभीर प्रश्न है। और
दूसरा कहा जाता है कि आरोन रथों का प्रयोग किया। हाँ कोई सबूत नहीं है, हाँ कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता जो नष्ट हुई है, वर्तमान में अनुसंधान करके पूरा निष्कर्ष पर आ चुके हैं कि उसका मूल कारण है पारिस्थितिक कारणों से नष्ट हुई है। जी प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग। जी। कोई सभ्यता कितनी भी उच्च स्तर पर हो जाए, लेकिन अगर प्रकृति के साथ का समन्वय नहीं है तो वो नष्ट हो जाएगी। सिंधु सभ्यता ही हमें चेतावनी देता है। बिल्कुल। तो आर्यों का उसमें कोई रोल नहीं, यहां तक कि अभी हाल में एनसीईआरटी से भी इस बात को अलग कर दिया गया है हाँ, कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया। दूसरा, चलो मान लिया नष्ट किया, क्या हम किसी विरोधी सभ्यता के प्रतीकों को, संस्कृति को अपना सकते हैं? हमने उनकी वृक्ष पूजा को ले लिया, शिव पूजा को ले लिया, स्वास्तिक को ले लिया, जल पूजा को ले लिया, सर्प पूजा को ले लिया, यहां तक कि लोथल के एक मिट्टी के बर्तन पर पंचतंत्र की कथा का चित्र बना हुआ है, चालाक लोमड़ी का। जी। दूसरा, सिंधु घाटी के सबसे ज्यादा स्थल सरस्वती नदी के किनारे है। बिल्कुल। जो सिंधु घाटी बोलते रहते वो गलत नाम है, उसका वास्तविक नाम हड़प्पा सभ्यता है। हाँ हाँ। तो सर्वाधिक स्थल कहाँ है? सरस्वती नदी। और आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। इसलिए दोनों में कोई मतभेद नहीं है। यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु तो नगरी है, आर्य ग्रामीण है, जबकि वो ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में 9 बार ग्राम शब्द है, 85 बार पुर शब्द आया है। फिर कैसे उसको ग्राम कहेंगे आप उसको? अद्भुत अद्भुत विश्लेषण। दूसरा, हम देखे कहते हैं कि सिंधु घाटी के लोगों को उस घोड़े का ज्ञान नहीं था। अरे भाई, वो लोथल में घोड़े की मूर्ति मिली है, हाँ। राणा गुंडई में घोड़े का दांत मिला है, सुरकोटड़ा में घोड़े की हड्डियां मिली हैं। अब और क्या चाहिए आपको सबूत? कौन से सबूत की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप ये भेद क्यों पैदा करने पर तुले हुए हैं? ये भेद केवल यहां तक नहीं है। जब उन्होंने देखा, अंग्रेजों ने, औपनिवेशिक इतिहासकारों ने, कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी उन्नत सभ्यता है, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मेसोपोटामिया के लोगों ने बनाई है। हाँ हाँ, अभी एक इस रेफरेंस में कुछ बात सुनने को मिली है। दूसरा देखें, ये तो पूरे भारत को ही तोड़ने को तारू है, राजपूतों को विदेशी कह दिया। हाँ, अभी हाल में वो बात भी हुई है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये भारत को खंड खंड करने की प्रवृत्ति है। ये कहीं ना कहीं भाई, चर्चिल ने जो कहा, चर्चिल का यही मानना था कि ये तो एक भूमंडल है। जी हाँ। दूसरा, अगर हम मूल्यवासी की बात करें तो ऐसा माना जाता है जिनकी खुद की पैतृक भूमि हो, सामान्य मानसिकता, वंशाक्रम हो उनका, सामान्य संस्कृति हो, परिधान हो, जीवन शैली हो, भाषा हो, एक भाषा, एक जीवन शैली, एक संस्कृति। लेकिन भारत में देखें, जनजाति में अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग समूह है, और 76% लोग तो भारोपी भाषा बोलते हैं। हाँ हाँ। द्रविड़ 20% लोग बोलते हैं, ऑस्ट्रो एशियाई 1% लोग बोलते हैं, तिब्बतो बर्मी भाषा 1%। तो अलग अलग भाषा समूह है आदिवासियों में भी। हाँ हाँ। जैसे आदिवासी शब्द की जगह उसको सही शब्द जनजाति है। जनजाति। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। गौड़ जो है वो द्रविड़ समूह के हैं, मुंडा संताल ऑस्ट्रो एशियाई समूह के हैं, भील भारोपी समूह के हैं। तो अगर हम देखें तो किस को मान रहे हैं मूल निवासी? ऑस्ट्रो एशियाई को मान रहे हैं। किसको मान रहे हैं? जनजाति हमारे अपने हैं, कहीं से अलग नहीं है। उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गठबंधन हमसे रहा है, और हम उनके एक ऋणी हैं जिन्होंने प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करना, पर्यावरण को सम्मान देना हमें सिखाया है, और हमने उनसे सीखा है। कुछ चीजें उनने भी हमसे सीखी हैं। वो हमसे अलग इसलिए नहीं कि कोरकू अपने आप को मेघनाथ का वंशज मानते हैं। जी हाँ। भील शिव को अपना आदि पुरुष मानते हैं। बिल्कुल। सहारिया की बात करें तो वो भी हिंदू रीति रिवाज की परंपराओं के त्योहार मनाते हैं। जी हाँ। स्वयं बिरसा मुंडा ने वैष्णव पंथ को प्रचार प्रसार करने कहा गया कि शराब नहीं पीना है, शाहकार को अपनाना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। तो अगर मैतेई की बात करें तो वो भी वैष्णव को मानते हैं। जी हाँ। है ना? वहां पर शंकर देव ने जो है वैष्णव पंथ का प्रचार प्रसार करने का काम किया था वहां। जी। तो ये सारी बातें अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि हमसे ये अलग है। तो ये भेद पैदा करने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इससे भारत की आत्मा को नुकसान है। अखंडता तो छोड़ दीजिए, जो भारतीयता शब्द है उसको नुकसान पहुंच रहा है। और अगर हम देखें तो जो बड़ा देव है, महादेव है, क्या अंतर है उसमें?
बिल्कुल। बड़ा और महा में कोई अंतर नहीं है। आदिवासी बड़ा देव की पूजा करते हैं, उसी को महादेव कह देते हैं। तो वास्तव में हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। राम की कहानियां देख लें, महाभारत की कहानियां देख लें, हर में जनजातीय सभ्यता हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई है, कोई भेद नहीं है। अगर आपने रामचरितमानस का उदाहरण स्वयं रामायण सीरियल देखा होगा जी तो निषाद राज वशिष्ठ के सामने बैठते हैं, जी हाँ। नीचे बैठ जाते हैं, वशिष्ठ बोलते हैं निषाद राज ऊपर बैठो, तो निषाद राज बोलते नहीं प्रभु मैं नीचे ही बैठूंगा। तो वशिष्ठ बोलते नहीं, शिक्षा ग्रहण करने की कोई जाति नहीं होती, मित्र की कोई जाति नहीं होती, मित्र की कोई जात नहीं होती। तो हम इस परंपरा के अनुयायी हैं और ये हम बड़ी उदारता से कहना चाहते हैं कि हमने हमेशा ज्ञान का सम्मान किया है, जाति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रही है। स्वयं आदि शंकराचार्य ने चांडाल के पैर छूकर उनको अपना गुरु माना है। बिल्कुल। तो हम इन परंपराओं को मानने वाले हैं। यद्यपि ये चर्चा लगातार चलेगी और इसका निष्कर्ष तभी होगा जब सबके अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगाई जाएगी, और इसको जगाना बहुत जरूरी है। जब तक इस धरती को, इस मिट्टी को, इस पर्यावरण को, इस हवा को, पानी को अपनी आत्मा से आप नहीं जोड़ेंगे, ये संघर्ष चलता रहेगा।